डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 5 है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर थोड़ा सा अपने अंदर मैथमेटिकल पोर्शन है वो भी लिए हुए है और कुछ कॉम्प्लेक्स इसके अंदर डेफिनेशंस रहेंगी जो कि इस चैप्टर को थोड़ा सा टिपिकल बना देती हैं। और जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ क्रॉसेज भी रहेंगे, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, क्रॉसिंग ओवर, पेडिग्री एनालिसिस और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, लिंकेज, रिकम्बिनेशन। तो इनके बारे में मेनली ये चैप्टर रहेगा। और ये चैप्टर के मेनली 4 पार्ट रहेंगे। और जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे उसमें हम जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहेगा और मेंडल, जॉर्ज मेंडल जो कि फादर ऑफ इनहेरिटेंस माने जाते हैं, और उनके बारे में पढ़ेंगे। उनकी जो अनसक्सेस के कुछ रीजंस हैं वो भी पढ़ेंगे। और साथ में जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है? ये ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि डील विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये इनहेरिटेंस जो विरासत होती है अपने पेरेंट्स से, जो भी हमको चीज़ें मिली होती हैं, तो उसके बारे में जो स्टडी है उसके बारे में जानकारी देती है। और वेरिएशन है जो करेक्टर्स के, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से देखने को मिलते हैं, जो हमारे अंदर जो चेंजेस है जो पेरेंट्स में नहीं है, वेराइटीज हैं, जो वेरिएशंस हैं, तो उनके बारे में भी जो जेनेटिक्स है वो डील करती है। उसके बाद इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या चीज़ होती है? विरासत मतलब ये हेरिडिटी की बेसिस होती है, जो अनुवांशिकता है। अनुवांशिकता की जो प्रोसेस है जिसके अंदर जो करेक्टर हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, पेरेंट्स टू प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग जाते हैं, तो उनके बारे में जानकारी देती है। वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? डिग्री बाय विच ऑफ प्रोजेनी डिफर फ्रॉम दियर पेरेंट्स। तो अपने माँ बाप से जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो बच्चे हैं, वो किस तरीके से कितने हद तक अलग हैं, तो उस डिग्री के बारे में वेरिएशन बताती हैं। और ये वेरिएशन किसकी वजह से होती हैं? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होती हैं। ह्यूमन है जो, उनके बारे में जैसा हमको पता है कि लगभग 10,000 साल पहले उनका ओरिजिन माना जाता है, जो 8,000 से लेके 1,000 BC ब्रेस्ट बिफोर क्राइस्ट होता है, जो ईसा पूर्व जिसको बोलते हैं। तो जो हम आज 2022 के अंदर हैं, तो इससे भी जो जीरो था, और जीरो से भी 1,000 से लेके 8,000 साल पहले, तो लगभग 10,000 साल पहले जो ह्यूमन है उसका इवोल्यूशन माना जाता है, उसका जैव विकास है, वो धरती पे आया है बोल सकते हैं। एक्सप्लॉइटेड वेरिएशन। तो ह्यूमन ने बहुत टाइम पहले से ही जो नेचुरल चीज़ें पाई जाती हैं उनके अंदर उसके साथ छेड़खानी वगैरह है, उसके अंदर जो चेंजेस वगैरह करने की कोशिश की हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल की जो स्पीसीज हैं उनको टाइम टू टाइम अपने डिजायरेबल करेक्टर के लिए, अपनी जो इच्छा अनुसार उनको चेंज करने के लिए काफ़ी टाइम से वो प्रयास करता आ रहा है, जिसके अंदर वो सेलेक्टिवली ब्रीडिंग करवाता है और ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करता है जो भी उसके डिजायरेबल करेक्टर लिए हुए हैं, पोसेस किए हुए हैं। एग्जाम्पल है जैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा और डोमेस्टिफिकेशन के द्वारा एक एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ की जो स्पीसीज हैं उनको हमने चेंज करके एक साहिवाल जो काऊ है पंजाब के अंदर जो काफ़ी देखने को मिलती हैं, तो वो एक जो साहिवाल काऊ है वो भी इसी प्रकार से एक डिजायरेबल करेक्टर लिए हुए एक काऊ है जो हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या सिलेक्शन से तैयार की है। डोमेस्टिकेशन का मतलब उसको घरेलू पर्पज के लिए यूज करना। जो हमारे इंसेस्टर हैं जो इंसेस्टर थे वो इनहेरिटेंस के बारे में, जो करेक्टर्स हैं, वेरिएशन हैं, उनकी इनहेरिटेंस के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। लेकिन ये बात अलग है कि उनके पास जो उनका साइंटिफिक बेसिस था कि ये जो इनहेरिटेंस है वो किस वजह से आती है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो उसके बारे में जो लिटिल आइडिया लिए रखते थे उनके बारे में उनको कम जानकारी थी। तो चैप्टर में कुछ टर्म्स आएंगी तो उनको हम डिस्कस करते हैं। कुछ फैक्टर हैं, ट्रेट्स हैं, जीन्स हैं। तो ये क्या चीज़ होती हैं? फैक्टर समथिंग विच स्टेबल पास्ड डाउन अनचेंज्ड। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास होते हैं बिना कुछ चेंज हुए। ज़्यादा इनमें चेंज देखने को नहीं मिलते हैं। कम्बिनेशन में चेंज आता है तो तब जाके वो एक अलग फिनोटाइप है, जो एक अलग जो एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी है, बाहर का जो करेक्टर है वो डिसाइड करते हैं। फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमेट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन। तो ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, काफ़ी एक के बाद एक जो पीढ़ियाँ हैं उनके अंदर जाएंगे ही।
जीन क्या है? जीन यूनिट है इनहेरिटेंस की, जो विरासत हमने पढ़ी है उसकी यूनिट, उसकी छोटी से छोटी इकाई को जीन बोलते हैं। और इसी के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो रहती है किस चीज़ की, किसी भी पार्टिकुलर ट्रेट है, जो किसी भी पार्टिकुलर गुण की, किसी भी ऑर्गेनिज्म, जैसे आई कलर है, या फिर आई की शेप कैसी है, या फिर हेयर का कलर कैसा है। तो ये सारे जो अलग अलग गुण हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जीन्स के पास ही प्रेजेंट होती हैं। तो हमारे शरीर के अंदर लगभग 25 to 30,000, लगभग जो आंकड़ा है 25 से लेकर 30,000 तक जीन पाए जाते हैं, जिनकी हम अब तक स्टडी कर चुके हैं, जो डिस्कवर किए जा चुके हैं। एलिल्स, एलिल्स क्या चीज़ होते हैं? जीन कोडिंग फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो हर एक जो जीन है उसके अंदर उसके जो दो अल्टरनेट फॉर्म पाई जाती हैं उसकी, उसी को एलिल बोला जाता है। वो कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग जो गुण है वो शो करते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए सेम जीन भी हम बोल सकते हैं, इसको अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन भी बोल सकते हैं। कैन बी सिमिलर इन होमोजाइगोट्स, टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और डिसिमिलर इन हेट्रोजाइगट्स। तो सिमिलर भी हो सकते हैं एल, जैसे हम देख सकते हैं जो होमोजाइगोट्स होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन जिसके अंदर दोनों के दोनों एल सेम पाए जाते हैं, जैसे कैपिटल टी, इसको होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। और होमोजाइगस जैसे स्मॉल टी है, जो कि हम आगे हाइट के अंदर पढ़ेंगे, ये गुण है जो पी के अंदर जो स्टडी किया था मेंडल ने। और ये डिसिमिलर भी हो सकते हैं, और डिसिमिलर होंगे तो उसको हेट्रोजाइगस कंडीशन बोला जाता है। तो ये टर्म है, यदि अभी से क्लियर होंगे तभी ये जो आगे हैं वो समझ में आ सकते हैं कि इनका यूज किसके लिए किया गया है। उसके बाद है अल्फाबेटिकली सिंबल। कुछ हम सिंबल यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे जो कैपिटल टी है वो टाल ट्रेट के लिए, जो लंबाई का गुण है उसको दिखाने के लिए कैपिटल टी का वर्ड यूज किया जाता है। और स्मॉल टी है जो वो ड्वार्फ, जो बोनापन होता है टी पी प्लांट के अंदर बोने पौधे होते हैं उनके लिए टी स्मॉल टी वर्ड यूज किया जाता है। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एल होते हैं, एक ही जीन की अल्टरनेट फॉर्म होती हैं। करेक्टर एक ही है, जैसे हाइट का गुण है इसमें, जो भी वो कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसकी अलग अलग फॉर्म को हम एलील से रिप्रेजेंट करते हैं। पेयर ऑफ एलील फॉर हाइट वुड भी, तो किसी भी इंडिविजुअल में जो पेयरिंग है वो या तो कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी देखने को मिल सकती है। ए ट्रू ब्रीडिंग एलिलिक पेयर फॉर द हाइट आर आइडेंटिकल और होमोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिल सकती है। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है जिसके अंदर दोनों जो एलील है वो एक जैसे हों, प्योरिटी हो, कोई एक्स्ट्रा फॉर्म वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, तो वो आइडेंटिकल देखने को मिलेंगे। होमोजाइगस कंडीशन मिलेगी, जैसे कैपिटल टी टोल में मिलती है और ड्वार्फ में स्मॉल टी कंडीशन मिलेगी। और जो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जीनोटाइप होते हैं प्लांट के, वही टाल एंड ड्वार्फ होते हैं फिनोटाइप होते हैं। जीनोटाइप जो जेनेटिक मेकअप होता है, जीन का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से है, जो कि हम देख के नहीं बता सकते, क्रोमोसोम के अंदर वो इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। और जबकि जो बाहर से जो हम देख के बता सकते हैं किसी भी जीव का, वो उसका फिनोटाइप होता है। तो ये भी वर्ड काफी यूज होंगे, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। डोमिनेंट फैक्टर ये क्या होते हैं? इन ए पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, जब हम हेट्रोजाइगस कंडीशन स्टडी करते हैं, जैसे हमने कैपिटल टी स्मॉल टी वर्ड जो यूज की थी हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो उसके अंदर जो कैपिटल टी है वो अपना जो इफेक्ट है वो शो कर पाता है, डोमिनेंट है, अपना प्रभुत्व है वो शो कर पाता है। जबकि जो दूसरा है वो नहीं शो कर पाता, जो शो कर पाता है तो उसको डोमिनेंट फैक्टर बोला जाता है। F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ये आगे हम डिस्कस करेंगे तब पता लगेगा। रिसेसिव फैक्टर, रिसेसिव फैक्टर वो एलिल की फॉर्म होती है जो कि अपना जो एक्सप्रेशन है, जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। जैसे यदि ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो पौधा है वो टाल बनेगा, ना कि जो मिडिल कंडीशन है वो बनेगी कि भाई इसमें आधा करेक्टर ड्वार्फ का है आधा टाल का है। तो आधी कंडीशन नहीं बनती है, इसमें कंप्लीट एक टाल वाली जो करेक्टरिस्टिक्स है वो देखने को मिलती है। तो इसमें जो स्मॉल टी है वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, जिसकी वजह से वो रिसेसिव रहेगा। और जो इसमें कैपिटल टी है वो टालनेस के लिए शो करेगा, वो डोमिनेट शो होता है। अब हम जो जेनेटिक्स है उसकी जो हिस्ट्री है, उसका जो इतिहास है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे जो सराहनीय काम है वो मेंडल ने किया था, जिसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है जो वो देने की कोशिश की थी। और उनके बारे में समझते हैं। ये पिक हैं मेंडल, जॉर्ज मेंडल की, ग्रिगोर मेंडल की। तो ये 1850 के आसपास इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं, हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये मिक्सिंग करते थे करेक्टर्स की, जैसे टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन करवा के क्या रिजल्ट आते हैं, तो उनके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारे जो डाटा है इकट्ठा करने की कोशिश की। तो गार्डन पी है जो इनको जो बागवानी वगैरह का जो गार्डनिंग का शौक था, तो उसमें ये मटर
की खेती करते थे और मटर के अंदर ही काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए। लगभग 7 सालों तक है जो एक्सपेरिमेंट किए, और 1856 से 1863 का जो ये टाइम इंटरवल था। तो उसमें इन जो एक्सपेरिमेंट है उनको स्टडी करके इन्होंने ला दिए, जिनको हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में काम करते हैं। अप्लाइड स्टैटिकली, तो इन्होंने जो स्टैटिक्स, जो मैथमेटिकल जो डाटाज वगैरह है उनकी एनालिसिस की, उनका निरीक्षण किया, और मैथमेटिकल लॉजिक्स जो फंक्शन है मैथमेटिक्स में, तो उनको भी बायोलॉजी के अंदर अप्लाई करने की जो कोशिश की। तो वैसे ही फील्ड से मैथमेटिशियन थे, शौक से बायोलॉजिस्ट बन गए बस ये। एक्सपेरिमेंट्स हैड ए लार्ज सैम्पलिंग साइज प्रोवाइडिंग मच डाटा। तो इन्होंने काफ़ी सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं, हज़ारों की संख्या में एक्सपेरिमेंट करते थे, काफ़ी सारा डाटा इकट्ठा करते थे, और काफ़ी सैंपल था जो इनका, जो सीड वगैरह है जो ये ग्रोथ करते हैं, उनको ग्रो करके जर्मिनेट करके जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते, तो वो ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से जो जर्नल रूल है इनहेरिटेंस के, उनको इन्होंने विद प्रूफ है जो वो साबित करने की कोशिश की। Investigated characters in garden pea plant that were manifested as two opposing traits। तो इन्होंने ऐसे करेक्टर को ही स्टडी किया जो कि बिल्कुल एक अपोजिट ट्रेट्स लिए हुए थे, जैसे टाल एंड ड्वार्फ प्लांट्स हो गए, हाइट का जो फैक्टर है जो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। तो उस टाइम पे ज़्यादा ये जेनेटिक्स को तो डिटेल से तो नहीं समझ सकते थे, जो कि बिल्कुल उस पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चला जाता है। तो इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा काम किया है, जैसे येलो एंड ग्रीन सीड हैं, जो मटर के सीड होते हैं वो येलो और ग्रीन देखने को मिलते हैं, इन करेक्टर्स पे उन्होंने ज़्यादा गौर किया था। कंडक्टेड आर्टिफिशियल पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने जो क्रॉस पोलिनेशन एक्सपेरिमेंट हैं, खुद जो इंसान के द्वारा किया जाता है आर्टिफिशियल पोलिनेशन, एक नेचुरल पोलिनेशन होती है, एक आर्टिफिशियल पोलिनेशन है, तो उसके बेस पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स होते हैं जो सेल्फ पोलिनेशन के बाद आगे कई पीढ़ियों तक, सेल्फ पोलिनेशन के बाद जो एक पीढ़ी तैयार होती है, एक जो प्योरिटी वाली पीढ़ी होती है, तो उसको ट्रू ब्रीडिंग लाइन बोलते हैं। तो उनके अंदर क्रॉसिंग करवा के जो एक्सपेरिमेंट है वो किए थे इन्होंने। ट्रू ब्रीडिंग क्या होते हैं? लाइन विच अंडरगो कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन। तो वो ब्रीडिंग होती है, ट्रू वो लाइन होती हैं, वो एक वंशावली बोलते हैं, वो चीज़ होती है जो कि सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा, बाहर से कोई मिक्सिंग होने का कोई चांस नहीं होते, इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है। शोज दैट स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। तो इसके अंदर वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगी, जो ट्रेट हैं वो स्टेबल रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, और जो एक्सप्रेशन है वो सेवरल जनरेशन तक भी देखने को मिलता है। रिजल्ट्स क्या थे मेंडल एक्सपेरिमेंट के? तो मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज। तो इन्होंने जो 14 हैं वो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं वो स्टडी किए थे। मेन जो उसने 7 करेक्टर स्टडी किए थे, उन्हीं के आगे जो अलग अलग जो डोमिनेंट रिसेसिव करेक्टर हैं वो स्टडी किए, एज ए पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन करेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो पेयर्स में स्टडी किया था, विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन करेक्टर, तो उन करेक्टर्स के अलावा जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेस्ट को लिए हुए थे। तो जैसे हम पिक से देख सकते हैं, तो इसमें जो 7 जो मेन करेक्टर हैं उन्होंने स्टडी किए थे, उसके बाद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स यहाँ से आते थे। जो फ्लावर का कलर है, जैसे पर्पल कलर का भी होता है पी के अंदर और व्हाइट कलर का भी होता है, तो डोमिनेंट है जो वो पर्पल कलर का। ही बार एक नंबर में पूछ लेते हैं कि कौन से जो करेक्टर हैं वो डोमिनेंट है, तो ऊपर वाले डोमिनेंट रहेंगे। जो फ्लावर है, फ्लावर के 2 गुण यहाँ पे उसने देखे, 2 टाइप के रंग देखे उसने, एलिलिक फॉर्म देखी। प्लांट हाइट टाल और ड्वार्फ देखने को मिलती है। सीड का कलर है जो येलो एंड ग्रीन देखने को मिलेगा। सीड की जो शेप है वो राउंड एंड रिंकल्ड, झुर्रीदार शेप जिसको बोलते हैं। पोड का जो कलर है, फली का जो कलर है वो ग्रीन और येलो देखने को मिलेगा। पोड का जो शेप है, तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, जो ग्रीन है वो डोमिनेंट रहता है पोड के कलर के केस में, लेकिन जो येलो कलर है वो डोमिनेंट रहेगा सीड कलर के केस में। तो ये अपोजिट रहता है थोड़ा। और पोड शेप है जो इनफ्लेटेड है, इनफ्लेटेड मतलब फुल एक जैसी देखने को मिलेगी, स्मूथ। लेकिन कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है? इसके अंदर उबार वगैरह है या फिर ग्रूव्स वगैरह वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद फ्लावर की जो पोजीशन है वो एक्जियल भी देखने को मिल सकती है। एक्जियल मतलब साइड में, जैसे ये मेन टहनी ऊपर की तरफ जा रही है, मेन जो स्टेम है, और साइड में निकला हुआ है फूल, लेकिन यहाँ पे जो फूल है वो टर्मिनल पोजीशन पे है, जो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो लिमिटेड देखने को मिल रही है। तो ये जो टोटल वैसे 7 करेक्टर थे, और यदि इनके डिवीजन करें तो टोटल जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं वो 14 उन्होंने स्टडी करने की कोशिश की थी। तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट दिए, काफ़ी सारे जो उन्होंने रूल्स वगैरह दिए हैं, 3 रूल दिए हैं, फिर भी मेंडल की अनसक्सेस रही है। तो उसके कारण देखेंगे मेंडल असफल रहा है।
वो अलग बात है कि बाद में आज उनकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो जब तक वो लाइव थे जब तक उनको ज़्यादा कुछ फेमिसिटी देखने को नहीं मिली। तो मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स इन 1865। तो जो भी उन्होंने काम किया था वो 1865 में पब्लिश किया उन्होंने, लेकिन 1900 तक वो जो काम है वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। वो ज़्यादा कुछ फेमसिटी उसके अंदर जो ज़्यादा प्रसिद्धि है वो नहीं मिल पाई। उसके जो कारण थे वो क्या थे? कम्युनिकेशन उस टाइम पे जो संचार के जो माध्यम थे वो इतने ईजी नहीं थे जो आज हम इंटरनेट देखते हैं, विद इन सेकेंड्स जो चीज़ें वायरल हो जाती हैं। लेकिन उस टाइम पे कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होता था, और इन दोज डेज हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड। तो ज़्यादा प्रकाशित भी नहीं हुआ उस टाइम पे। His concept of genes as stable and discrete unit which didn't blend with each other was not accepted by his contemporaries। उस टाइम के जो समकालीन उस टाइम के जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा जो उनका कॉन्सेप्ट था कि जो जीन्स हैं वो स्टेबल रहते हैं और डिस्क्रीट यूनिट में पाए जाते हैं, अलग अलग होते हैं, अपने जो सेपरेट सेपरेट गुण शो करते हैं, वो मिक्स नहीं होते हैं। तो ये जो बातें हैं जब नहीं हुई उस टाइम के जो भी कॉन्टेम्परेरीज थे, समकालिक वैज्ञानिक थे। मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना। और मेंडल ने जो मैथमेटिक्स यूज किया था, जो वो बायोलॉजी जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी ये बड़ी टिपिकल सी लगती है, ये चैप्टर है जो इनहेरिटेंस वाला है, और उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उनको भी ये बड़ी टिपिकल चीज़ लगे कि मैथमेटिक्स है जो वो किस तरीके से यूज किया गया है बायोलॉजी के अंदर। तो वो भी अनएक्सेप्टेबल था उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके लिए, क्योंकि खुद बायोलॉजिस्ट नहीं थे, मैथमेटिशियन थे। तो इस वजह से बायोलॉजिस्ट थे जो उस टाइम जो रियल बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। और उन्होंने जस्ट एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट से जो डाटा कलेक्ट किए थे उसके बेस पे जो अपना जितना भी मटेरियल था वो प्रोवाइड किया था, लेकिन उसके पीछे साइंस क्या काम करता था, फिजिकल प्रूफ क्या थे, उनके ऊपर उन्होंने कोई भी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह हैं, ज़्यादा वो यूज नहीं की जाती थी, और उस टाइम वो तीन ही थी, तो जिसकी वजह से फिजिकल प्रूफ है वो भी नहीं दे पाए थे वो। उसके बाद इन 1900 के अंदर 3 साइंटिस्ट थे जो उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया, और उससे जो डिस्कवरीज देखने को मिली वो मेंडल ने जो काम किए थे वही जो डिस्कवरी है वहाँ पे देखने को मिली। तो रिजल्ट इन इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स है, तो करेक्टर्स के अंदर है वो इनहेरिटेंस है वो देखने को मिला। और ये 3 साइंटिस्ट थे जो डी वेरिज, कोरेन और वोन सेरमार्क। तो ये 3 जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मेंडल के काम को रिडिस्कवर किया था। तो आगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है उसको स्टडी करते हैं कि एक जीन है उसका किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो करेक्टर है वो शो करता है। तो मेंडल क्रॉस्ड टाल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो मेंडल ने एक टाल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया जो बिल्कुल ट्रू ब्रीडिंग लाइन से थे, उनके अंदर कोई मिक्सर या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन होने का कोई सवाल ही नहीं था। तो उनको लिया और उनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन है, उनके बीच में जो क्रॉसिंग है वो करवाई, जिससे कि वो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है उसको स्टडी कर सकें। कलेक्टेड सीड प्रोड्यूस्ड एंड ग्रीन दैम टू जनरेट द प्लांट्स ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। तो वहाँ से क्या है उन्होंने सीड इकट्ठा किए, और जो भी ब्रीडिंग के बाद जो भी रिजल्ट आया, जो भी प्लांट बने, तो वहाँ से जो उन्होंने सीड इकट्ठा किए, जो पोलिनेशन करवाने के बाद सीड है, और सीड को जब उन्होंने उगाया तो उसके बाद जो हाइब्रिड जनरेशन है, फर्स्ट जो हाइब्रिड जनरेशन है, मिक्सिंग वाली जो जनरेशन देखने को मिली, उसको फिलियल जनरेशन नाम दिया, और F1 भी हम उसको बोलते हैं, या F1 प्रोजेनी भी बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं। ऑब्जर्व्ड ऑल F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टाल नन वर ड्वार्फ। हालांकि उसने जो पेरेंट्स है एक ड्वार्फ लिया था एक टाल लिया था, लेकिन जो F1 के अंदर जितने भी पेड़ पौधे थे वो सारे टाल देखने को मिले। देन सेल्फ पोलिनेटेड। तो उसने क्या किया कि अब जो F1 जनरेशन थी उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं करवाई, क्रॉस पोलिनेशन नहीं करवाई, और उसके अंदर क्या देखा कि कुछ जो स्प्रिंग है वो ड्वार्फ देखने को मिले हैं। फैलियल 2 जनरेशन में जो सेकंड जो जनरेशन है उसके अंदर कुछ पौधे ड्वार्फ भी देखने को मिले, हालांकि फर्स्ट जनरेशन में कोई भी पौधा ड्वार्फ नहीं था। तो प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट क्या देखने को मिला, जो F2 जनरेशन है उसके अंदर जो ड्वार्फ थे वो 1/4 थे, और जो टाल थे वो 3/4 थे, मतलब जो 75% थे, ज़्यादातर जो पोर्शन था वो टाल प्लांट का था, और जो 25% प्लांट्स थे वो केवल ड्वार्फ देखने को मिले। तो कंक्लूजन क्या रहा यहाँ से, जो टाल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू दियर पेरेंटल टाइप। तो जो टाल और ड्वार्फ हैं वो अपने पेरेंटल टाइप के जैसे ही दिखाई देते थे बाहर से तो देखें तो,
डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, और वहाँ पे कोई मिक्सिंग वगैरह है वो शो नहीं कर रहे थे। नन वर ऑफ इन बिटवीन हाइट, तो उनको कोई बीच की हाइट का नहीं था कि मीडियम साइज की हाइट चली गई उसमें, तो या तो टाल थे या फिर ड्वार्फ थे, जैसे कि वो पेरेंट्स थे। Only one of the parental traits were expressed in F1 generation, while at F2 stage both traits were expressed in proportion of, जो पहले F1 जनरेशन का जो रेशियो था वो 1 ही रहा कंप्लीट, और जबकि जो F2 जनरेशन था, F2 स्टेज थी, उसके अंदर जो रेशियो था वो 3:1 है। 3 किसका था, टाल का था, और 1 ड्वार्फ का था। कंट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट आइदर F1 और F2 स्टेज, और यहाँ पे ब्लेंडिंग है, जो मिक्सिंग है वो कोई शो नहीं हुई, वहाँ पे कोई एक इंटरमीडिएट कंडीशन देखने को नहीं मिली, बीच की कंडीशन नहीं देखने को मिली, ये इसका कंक्लूजन था। उसके बाद मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसी से मिलता जुलता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, क्रॉस डन टू स्टडी जीन कंट्रोलिंग वन करेक्टर। एक करेक्टर को स्टडी करने के लिए जो क्रॉस किए जाते हैं उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जैसे हाइट का जो करेक्टर है, और ये किस किस के बीच में, कैपिटल टी और स्मॉल टी टाल एंड वार्फ के बीच में जो होमोजाइगस कंडीशन ली जाती है उनके बीच में करवाया जाता है। रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन F2 जनरेशन। तो जो रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट हैं, जो रिसेसिव कंडीशन है, वो एक्सप्रेस होती है जाके F2 जनरेशन में, जबकि F1 जनरेशन में उसका कोई भी जो करेक्टर है वो शो नहीं होता है, सारे प्लांट टाल बनते हैं। F2 जनरेशन में अपना जो प्रभाव है वो शो कर पाती हैं। टाल एंड ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमेट्स, तो टाल और ड्वार्फ प्लांट्स हैं वो मियोसिस के द्वारा गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो हैप्लॉइड सेट ऑफ जो क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। एलिड्स ऑफ पेरेंटल पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट और सेग्रीगेट मतलब वो अलग अलग हो जाते हैं कब, जब गैमेट बनते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस में जो मेंडल का जो लॉ है, सेकंड लॉ, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो समझने को मिलता है। एंड ओनली वन एलेल इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट, तो जो एक एलेल होता है, जैसे पेयरिंग में प्रेजेंट है कॉन्ट्रास्टिंग एलेल, तो एक एलेल है वो एक गैमेट के अंदर जाता है, जैसे क्रोमोसोम जाते हैं, तो इस तरीके से आधे क्रोमोसोम एक गैमेट में जाएंगे, आधे एक साइड में। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से जो एलेल हैं वो आधे आधे चले जाते हैं, पेयरिंग है वहाँ से वो ब्रेक हो जाती है, सेग्रीगेशन इसी को बोलते हैं। सेग्रीगेशन क्या रहता है, रैंडम प्रोसेस एंड 50% चांस ऑफ गैमेट कंटेनिंग आइदर एलेल। तो एक रैंडम प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो कंप्लीट जो पेयर है वो 50-50 में टूट जाता है, और उसके अंदर कौन सा 50 कहाँ पे जाएगा उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता, रैंडम प्रोसेस इसलिए बोलते हैं। और गैमेट्स ऑफ टाल कैपिटल टी प्लांट्स हैव LLT एंड गैमेट्स ऑफ ड्वार्फ टी प्लांट्स हैव LLT। तो जो गैमेट्स हैं ये कैपिटल टी देखने को मिलेंगे, और जो ड्वार्फ प्लांट्स के हैं वो स्मॉल टी देखने को मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो एल हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं जिससे जाइगोट बनता है, और जाइगोट के अंदर जो कंडीशन है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन पाई जाती है, अलग अलग एल देखने को मिलते हैं। हाइब्रिड हैव कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कंटेन एल विच एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, हेट्रोजाइगस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। F1 प्लांट ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी, जब ये सेल पोलिनेटेड करवाया जाता है तो प्रोड्यूस गैमेट्स ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो जब आगे सेल पोलिनेशन हमने इसे पीछे स्लाइड में देखी थी कि सेल पोलिनेशन करेंगे तो उस टाइम पे जो गैमेट्स हैं वो हाफ जाएंगे आगे, एक जगह कैपिटल टी जाएगा, एक जगह स्मॉल टी जाएगा, और इक्वल प्रोपोर्शन में जाएंगे। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो 50% जो जीन्स जीनोटाइप टी 50% चांस टू पोलिनेट एग्स ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इसके अंदर जो हम डायग्राम से भी समझेंगे 50% चांस होते हैं कैपिटल टी के कि वो किस कैपिटल टी को फर्टिलाइज करेगा या स्मॉल टी को फर्टिलाइज करेगा। पोलन ग्रेन्स ऑफ द जीनोटाइप टी हैव 50%, और दूसरे का भी जो पोलन ग्रेन है, मतलब पोलन ग्रेन दो टाइप के हैं, दो टाइप के एग हैं। तो जो एक टाइप का पोलन ग्रेन कैपिटल टी है वो किसी भी एग को, कैपिटल टी वाले को भी या स्मॉल टी वाले एग को भी फर्टिलाइज कर सकता है। इसी प्रकार से जो दूसरा पोलन ग्रेन है स्मॉल टी वाला, वो कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों को फर्टिलाइज कर सकता है, 50% चांस होते हैं। तो यहाँ से जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1 मिलता है, जबकि जो जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 देखने को मिलेगा, जो कि हम डायग्राम से अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स में प्योर टाल प्लांट है, कैपिटल टी यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट है, इनके बीच में क्रॉस करवाया गया है, क्रॉस पोलिनेशन। तो जो F1 जनरेशन है वो सारे टाल प्लांट बने हैं, वो बात अलग है कि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। जब सेल्फिंग करवाई जाती है कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में, तो उससे जो आगे F1 जनरेशन बनेगी वो एक है जो
प्योर टाल प्लांट बनेगा कैपिटल टी लिए हुए, बाकी जो दो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलेगी, हाइब्रिड वैरायटी बोल सकते हैं, और एक है वो ड्वार्फ मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्वार्फ अपना जो प्रभाव है वो फर्स्ट में तो नहीं शो कर पाया, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर अपना जो इफेक्ट है वो शो कर पाता है। और इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका रहता है, जो टाल प्लांट है और ड्वार्फ प्लांट है इनके बीच में जो क्रॉसिंग है, पहले हम क्या लिखते हैं इसका फिनोटाइप, बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, उसके बाद जीनोटाइप, और ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, और जब इनके बीच में क्रॉसिंग करवाए जाते हैं गैमेट बनते हैं। यहाँ पे एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे, यहाँ पे भी एक ही टाइप के गैमेट। अलग अलग कब दिखाया जाता है, जब सेपरेट अलग अलग टाइप के गैमेट बने। तो जब गैमेट्स हैं, गैमेटोजेनेसिस है, तो जो यहाँ पे लाभ सेग्रीगेशन है वो देखने को मिलता है। तो जो एलील है वो अलग अलग हो जाते हैं, पेयर से अलग अलग। F1 जनरेशन जो हेट्रोजाइगस टाल कंडीशन देखने को मिलेगी, और जो टाल के अंदर हेट्रोजाइगस टाल के अंदर जो हम सेल्फिंग करवाते हैं तो गैमेट्स हैं वो एक टाइप के बनेंगे, वैसे जो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनको ही यदि हम क्रॉसिंग करवाएंगे पुनेट स्क्वायर के द्वारा, तो इसमें एक साइड में हम मेल के जो गैमेट्स हैं वो रखेंगे, एक साइड में फीमेल के गैमेट्स, और इनके बीच में जब कॉम्बिनेशन देखेंगे तो एक होमोजाइगस टाल है, एक हेट्रोजाइगस, दो हेट्रोजाइगस टाल है और एक होमोजाइगस ड्वार्फ कंडीशन है। ड्वार्फ होमोजाइगस ही होती है। तो यहाँ पे जो बाहर से देखेंगे टाल कितने हैं टोटल, वो 3 है, एक ड्वार्फ है। तो टाल 3 टाल 1 ड्वार्फ रेशियो है। जीनोटाइपिक रेशियो है, जो जीनोटाइप देखें हम तो एक कैपिटल टी है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, और एक क्या है कैपिटल टी है। उसके बाद पुनेट स्क्वायर, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय पेरेंट्स अंडरस्टूड फ्रॉम ए डायग्राम। तो जो गैमेट्स हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस किए गए हैं और उनके जो कम्बिनेशन है वो कैसे रहेंगे, वो डायग्राम से हम समझते हैं। और ये ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट था एक, रेग्निलाल्ड सी पुनेट, उन्होंने खोजा था, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, ज़्यादा एरोज वगैरह बनेंगे तो ये नहीं समझ में आए कौन सा गैमेट किसके साथ फ्यूज कर रहा है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, थोड़ा इसमें लिख के समझाया जाता, बॉक्स बना के समझाए जाते थे, ताकि जितने भी टाइप के जीनोटाइप हैं उनकी पॉसिबिलिटी है वो हम कैलकुलेट कर सकें कि ऑफस्प्रिंग में किस टाइप के जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल सकते हैं। जो पॉसिबल गैमेट्स हैं जैसे मेल और फीमेल में, वो ऊपर की तरफ और लेफ्ट कॉलम में लिखे जाते हैं, टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम्स में। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्स बिलो इन स्क्वायर। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उनको हम बॉक्सेज में दिखाते हैं। एक जर्नल सा एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हो पुनेट स्क्वायर का। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है, प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन है, तो उसके अंदर जो गैमेट्स हैं बी और कैपिटल बी और स्मॉल बी एक साइड में लिखे जाते हैं, और जो एक साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड है, एक टॉप है एक लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें फीमेल के, वैसे कैसे भी लिखे जा सकते हैं ये, लेकिन जो गैमेट्स हैं वो टॉप और लेफ्ट में लिखे जाते हैं, और उसके बाद जो कॉम्बिनेशन है वो बॉक्सेज के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो आगे पुनेट स्क्वायर के अंदर काफ़ी सारे हम एग्जांपल देखेंगे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया गया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, वो देखते हैं। जीनोटिपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो मैथमेटिकल जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का नियम प्रायिकता है, भाई कितने संभावनाएं आ सकती हैं, उस बेस पे जेनेटिक रेशियो है उनको समझा गया है। जो 1/4 है, जो बताया था कि जो 25% है रैंडम फर्टिलाइजेशन से लीड टू कैपिटल टी 1/2 लीड टू स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1/4 है जो हमने क्रॉस देखा था 1:2:1। तो उसके अंदर जब रेशियो निकालते हैं टोटल कॉम्बिनेशन 4 हैं, और उनमें से एक जो बना है वो कैपिटल टी है, जिसकी वजह से 1/4 है। दो बने हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो 2/4 करेंगे तो 1/2 आएगा, और 1/4 इसी प्रकार से स्मॉल टी का रहेगा। F1 हैव ए जीनोटाइप ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी बट फिनोटिपिक करेक्टर सीन इन टाल। ये चीज़ हम देख सकते हैं कि उसका जो फिनोटिपिक करेक्टर वो टाल होता है। आफ्टर F2 3/4 ऑफ द प्लांट आर टाल। जो फिनोटिपिकली हमने देखा है 3:1 है, जो उसमें जो 3/4 है वो टाल आते हैं, जबकि 1 है जो 1/4 है वो ड्वार्फ आता है। एक्सटर्नली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लांट्स विद जीनोटाइप्स। तो हम बाहर से देख के नहीं बता सकते कि कौन सा जीनोटाइप है, प्योर जीनोटाइप है, होमोजाइगस कंडीशन है, फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो मैथमेटिकली एक जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जो मैथ में पढ़ते हैं, a+ में b का स्क्वायर, तो यहाँ पे a+ में b ही है ये, लेकिन जो a एंड b यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो
जो आगे हम 1 2 3 4 5 जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं इनको जो यूज किए जाते हैं वो हैं, और जो x और y हैं वो क्या हैं, जो हम एलील वगैरह वो शो करते हैं उनके लिए आया हुआ है। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं a प्लस में बी स्क्वायर, तो क्या रहता है, तो अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो इसकी मल्टीप्लाई है इन दोनों के साथ करें, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करें, तो यहाँ से जो हमारा रेशियो है, या फिर अलग अलग ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर 2ab वहाँ से भी निकाल सकते हैं। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये फाइनल रेशियो रहेगा 1/4, जो हमने देखा था 1/4 है कैपिटल टी का रहेगा, 1/2 स्मॉल टी, और 1/4 स्मॉल टी का रहेगा। Mendel cell pollinated F2 plants and found that dwarf F2 plants continued to generate dwarf plants in F3 and F4। तो जैसे ही मेंडल ने F2 जनरेशन को भी आगे सेल पोलिनेटेड करवाया, तो उसके बाद ये पता किया कि जो ड्वार्फ प्लांट्स हैं, हालांकि F1 के अंदर नहीं देखने को मिले थे, लेकिन F3 F4 के अंदर ड्वार्फ प्लांट्स हैं वो काफ़ी हद तक देखने को मिले हैं। कंक्लूडेड दैट द जीनोटाइप ऑफ ड्वार्फ वाज होमोजाइगस कैपिटल टी, और यहाँ से पता लग गया है, थोड़ा आइडिया लगाया है कि जो ड्वार्फ प्लांट्स हैं उनका जो जीनोटाइप है वो हमेशा होमोजाइगस ही रहेगा स्मॉल टी के केस में। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये टेस्ट करने के लिए रहता है कि कोई भी एक फिनोटाइप यदि हमको बाहर से एक ही टाइप का दिख रहा है तो उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है। तो मेंडल क्रॉस्ड टाल प्लांट फ्रॉम द F1 F2 जनरेशन विद ड्वार्फ प्लांट टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टाल प्लांट। तो वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, मिक्सिंग है या फिर प्योर लाइन है, उसके अंदर उसको टेस्ट करने के लिए उसका जो क्रॉस है वो ड्वार्फ के साथ करवाया जाता है, रिसेसिव करैक्टर के साथ करवाया जाता है। Organism whose genotype is to be determined is crossed with a recessive parent instead of self crossing। सेल्फ क्रॉसिंग नहीं करवाई जाती, यहाँ पे एक रिसेसिव करेक्टर है, रिसेसिव प्लांट है, उसको लिया जाता है। जैसे ड्वार्फ के साथ हम क्रॉस करवाएंगे जो F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में तो एक ही टाइप के मिलेंगे सारे के सारे हेट्रोजाइगस कंडीशन, लेकिन F2 के अंदर यदि हम देखें वहाँ पे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस है, तो वहाँ पे हम टेस्ट क्रॉस करवा सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेनी ऑफ सच क्रॉस कैन इजिली बी एनालाइज टू प्रिडिक्ट जीनोटाइप ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो जो प्रोजेनी है वो अलग अलग रेशियो बनाती हुई मिलेंगी। एग्जाम्पल वेदर ए टाल प्लांट फ्रॉम F1 और F2 हैज कैपिटल टी और स्मॉल टी कंपोजिशन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो हम इस तरीके से F1 और F2 जनरेशन में कि जो एक टाल प्लांट है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी कंपोजिशन लिए होगा, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो टेस्ट को से हम क्या पता कर सकते हैं, जैसे हेट्रोजाइगस का यदि हम स्मॉल टी के साथ करवा के देखेंगे रिलेशन, तो उसमें आधे हैं जो वो टाल प्लांट बनेंगे, आधे ड्वार्फ बनेंगे। लेकिन यदि हम होमोजाइगस कंडीशन के साथ कैपिटल टी के साथ करवाते हैं, तो उसमें सारे जो हैं वो टाल प्लांट बनेंगे। तो यदि रेशो अलग अलग है 1:2 है तो वो हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो करता है, और जबकि यदि रेशो 1 है तो वो होमोजाइगस कंडीशन को शो करेगा।